दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक जिस पर हमेशा हम लोगों को सुनने को मिलता है और पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अनजान है, सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन उन्हें फिर से इस चीज़ों को जानना चाहिए। उसी चीज़ को हम जानें, क्योंकि देखिए हमारी जो संस्कृति है, हमेशा हम कहते हैं कि हम वैदिक सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं और वैदिक सनातन संस्कृति जो है ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर अचल है और अचर है। हम किसी भी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं हैं और ना हम खिलाफ बोलते हैं ना करते हैं, लेकिन जो सनातन संस्कृति है उसमें वैदिक काल का जिक्र ना हो तो वह वैदिक संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति अधूरा है। तो उसी से रिलेटेड जो कई 10 तथ्य है उसी को हम लोग जानेंगे। ये 10 तथ्य क्या थे वैदिक सभ्यता के समय और वैदिक सभ्यता में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करके शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक सभ्यता के 10 अद्भुत तथ्य जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब हुई। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो है 1500 से 500 BCE में इसकी शुरुआत हुई। मतलब ये इतने कालखंड तक रहा। केवल ये धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक खोज, इसके साथ साथ सामाजिक विकास और संस्कृति के प्रगति का भी समय था। यानी इस सभ्यता के अंदर बहुत से ऐसे कारनामे हुए जो आज भी धरातल पर कई संस्कृतियों के लिए और कई लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा स्रोत है। उस संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले नंबर 1, वैदिक युग ज्ञान विज्ञान और संस्कृत का स्वर्णिम काल था। कैसे? तो वैदिक काल ज्ञान और विज्ञान में संस्कृति, खगोल, चिकित्सा, गणित, भाषा विज्ञान के विषयों पर गहन शोध किया गया और वेदों में जो मंत्रों को लिखा गया है और श्लोकों को लिखा गया है वो आज भी वैज्ञानिक माध्यम के तथ्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कैसे इस चीज को हम जानेंगे। जैसे देखिए, विज्ञान कहता है कि हमारे पास प्लैनेट 8 है। हम लोग पढ़े भी हैं और आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन कभी इस पर हमने शोध नहीं किया, सोचा नहीं कि रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। तो बड़े प्लैनेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लैनेट क्या कहाँ होना चाहिए? सबसे बड़ा प्लैनेट होना चाहिए बृहस्पति। तो पहले बृहस्पति आना चाहिए, बृहस्पतिवार आना चाहिए। तो पहले सोमवार क्यों है? रविवार के बाद सोमवार क्यों है? सोमवार के बाद मंगलवार क्यों है? मंगलवार के बाद बुधवार क्यों है? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार क्यों है? बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार क्यों है? शुक्रवार के बाद शनिवार क्यों है? शनिवार के बाद फिर रविवार आ गया। ऐसा क्यों? तो हाँ दोस्तों, ये चीज़ हम लोग जब आपके घर पर शादी विवाह होते होंगे या पूजा पाठ होता होगा तो एक मंत्र के द्वारा, इस मंत्र को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन इस पर कभी गौर नहीं किए हैं, या गौर भी किया होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस मंत्र का उच्चारण हमेशा पंडित जी लोग किया करते हैं। हरि ओम महा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि। भानु शशि, तो भानु का मतलब क्या हो गया? सूर्य। तो सूर्य रवि। शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा शीतल यानी सोम,
भानु शशि भूमि बुधश्च शुक्र से सनराह के तवे सर्वे ग्रहा शांति कर भवंतु। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा वैदिक सभ्यता के अंदर पहले से इसे डिजाइन कर दिया गया था कि रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद शुक्रवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार। लेकिन अगर वैज्ञानिक तथ्यों से देखें तो वैज्ञानिक प्लैनेट यानी प्लैनेट सूर्य क्या है, एक तारा है और तारा की सभी परिक्रमा करते हैं। तो जिससे सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले बृहस्पति को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो सीरीज में इसे सजाया गया है, वो स्वर्णिम काल वैदिक काल के द्वारा ग्रंथों में इसे श्लोकों में लिखा गया है और ग्रंथों के श्लोकों द्वारा इसकी पहचान मिलती है। अब आते हैं दूसरे तथ्यों पर। एक स्मृत सभ्यता जो वैदिक सभ्यता जो है केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। जीवन में भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये सभ्यता बल्कि इसमें राजनीति, वैदिक काल के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर राजनीति भी, इसके साथ साथ युद्ध कला भी सिखाया जाता, व्यापार, कृषि और कला, सभी चीज़ों का समावेश था। लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता ओल्ड संस्कृति थी, लेकिन नहीं। वैदिक सभ्यता के हर चीज़, वैदिक सभ्यता के अंदर हर चीज़ को यहाँ पर जोड़ दिया गया था, हर चीज़ इसमें सीखने को मिलता था, हर चीज़ों का समावेश किया गया था। यानी कि वैदिक सभ्यता पहले से सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तथ्यों से इसे सिद्ध किया गया है। तीसरा, वैदिक शासन प्रणाली। क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल में भी लोकतंत्र का अस्तित्व, ऐसा हम नहीं, वेदों के अंदर लिखा गया है कि वहां पर इसका अस्तित्व था। कुछ क्षेत्रों में राजा राज करते थे, तो कुछ क्षेत्रों में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते थे और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेकर गणराज्य को चलाते थे। तो ये लोकतंत्र हम लोग अक्सर हम पढ़ते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो उस समय भी जनता के द्वारा चुना गया नेता गणराज्य को चलाता था, चुने गए नेता गणराज्य को, तो वहां उस समय भी लोकतंत्र था। अब आते हैं वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति और वैदिक समाज के अंदर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और विद्वानों के साथ वाद विवाद करने और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे, जब भी आप शादी करते हैं तो शादी करते समय आपने देखा होगा कि जब भी पूजा पाठ कराते हैं, शादी करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी फंक्शन, तो आपने देखा होगा पुरुष के दाहिने ओर स्त्रियों का स्थान दिया जाता है। यानी हमारी संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति जो है, कहती है कि उस समय भी महिलाओं का सम्मान किया जाता था। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत के अंदर, हम देखिए फिर से मैं अगेन बोल रहा हूँ कि किसी भी संस्कृति के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ और ना बोल रहा हूँ, फिर भी लेकिन हम अपनी संस्कृति की चीज़ों को, तथ्यों को सामने ला रहे हैं। वैदिक सभ्यता ये कहता है कि जब दाहिनी ओर पत्नी का स्थान दिया जाता है तो वह पत्नी हमसे भी बड़ी है। और वैदिक सभ्यता में शक्ति का जिक्र किया गया है। शक्ति, अब ये वो जिक्र नहीं किया गया कि वहाँ पुरुष है या महिला है, किसी चीज़ का जिक्र नहीं, केवल शक्ति का जिक्र किया गया है। वहाँ पर शक्ति, वेदों के अंदर शक्ति का जिक्र किया गया है। तो शक्ति आप महिला को मान सकते हैं या पुरुष को भी मान सकते हैं। हमारे देवी देवता अनेक हैं, जिसको जिसमें श्रद्धा है वो पूजता है, ठीक है। लेकिन उस समय भी संस्कृति जो हमारी सिखाई गई, परंपरा जो सिखाई गई, वो ये सिखाएगी कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को सम्मान किया गया।
और उस समय भी महिलाएं स्वतंत्र होकर उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार था और इसके साथ साथ पूजा पाठ में भी भाग लेने का अधिकार था। इसके साथ साथ विद्वानों के साथ शस्त्रार्थ करने का भी अधिकार था। आगे चलते हैं। गुरुकुल प्रणाली, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। वैदिक काल की शिक्षा में शिक्षा का स्तर मेरे हिसाब से एज ए शिक्षक ऊंचा था। क्यों? क्योंकि आज चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे कुछ भी हो, केवल और केवल हम किस स्तर को बढ़ा रहे हैं? कंपटीशन के स्तर को बढ़ा रहे हैं। बौद्धिक शिक्षा के स्तर को हम बढ़ा नहीं रहे, केवल और केवल मार्केट के अंदर कंपटीशन ला रहे हैं। और कंपटीशन हो रहा है क्योंकि जनसंख्या जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन का दौर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें गुरुकुल के समय क्या किया जाता था? छात्र को नीचे से लेकर आगे तक हर चीज की रणनीति सिखाई जाती थी। युद्ध कैसे करना है, युद्ध में कैसे जीतना है, राजनीति कैसे करना है, कूटनीति कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान गुरुओं के द्वारा दिया जाता था। गुरुओं के द्वारा दिया जाता था। इसके साथ साथ विज्ञान, नैतिकता, गणित, अर्थशास्त्र, खगोल, ठीक है, इसके बाद योग, धर्म, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता था। अध्ययन कराया जाता था गुरुकुल के अंदर। इसलिए गुरुकुल की प्रणाली जो थी, मेरे हिसाब से, हम सबकी बात नहीं कर, मेरे हिसाब से अच्छे थे। इसके साथ साथ छठा पॉइंट, प्राकृत के प्रति प्रेम और पर्यावरण चेतना। वैदिक सभ्यता में सस्टेनेबल लिविंग पर जोर दिया जाता था। इसके साथ साथ लोग नदी, वन, जीव जंतु की रक्षा करने को अपना कर्तव्य मानते थे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना उस समय प्रबल थी। देखिए, पहले जब गुरु शिक्षा देते थे तो शिक्षा देते समय गुरु दक्षिणा में वो हमेशा अपने शिष्यों से एक वचन लेते थे कि हमने जो तुम्हें शिक्षा दिया है उस शिक्षा का हमेशा सदुपयोग करोगे और किसी भी निर्दोष गौहत्या या किसी भी प्राणी को नहीं मारोगे। इसके बाद प्रकृति की रक्षा करोगे, पर्यावरण की रक्षा करोगे, जीव जंतुओं की रक्षा करोगे, ये तुम्हारा दायित्व होगा। और उस समय इस दायित्व को लोग बखूबी निभाते भी थे। लेकिन आज हम ये नहीं कहेंगे कि कहते हुए अफसोस हो रहा है, नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है, हम सभी को नहीं बोलेंगे, कुछ लोग जो है अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख है, कर्तव्यों के प्रति विमुख है। तो इसलिए उस समय की भावनाएं जो थी प्रबल थी, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम भारत, क्योंकि भारत जो है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रबल करता है, क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि यह समय जो है युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश, बुद्ध का समय है। और उस समय की भावना को आज भी भारत के रग रग में है। भारत कभी भी युद्ध की नीति को आगे नहीं लाता है, हमेशा सभी लोगों से मिलजुल कर रहने की भावना को प्रबल करता है। अगला है यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन मंत्रों के उच्चारण और अग्निहोत्र के विशेष महत्व था, जिसमें पर्यावरण की शुद्धि बनी रहती थी। देखिए, कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि हवन करने से पर्यावरण की संस्कृति, पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के द्वारा, कई यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च किया गया है कि जिस एरिया में यज्ञ हवन होते हैं,
जो शुद्ध देसी गाय के घी से होता है। वो ये नहीं कि डालडा ले जाकर जलाओ और बोलो कि पर्यावरण दूषित तो नहीं हो रहा, दूषित होगा ही। शुद्ध गाय के घी और हवन किए जा रहे हैं। कई यूनिवर्सिटियों के द्वारा इस पर रिसर्च किया गया है, शोध किया गया है, और शोध करने के बाद ये पता चला है कि जिस एरिया में यज्ञ हुए हैं उस एरिया में प्रदूषण का लेवल जो था वो बहुत कम था, बहुत कम, क्या ना के बराबर, और पर्यावरण के अंदर शुद्धि बनी रही। और वैदिक सभ्यता ही हमें मंत्रों के अंदर, मंत्रों के द्वारा, आज भी जाओगे कहीं भी यज्ञ होता है, बड़ा यज्ञ हो, तो आप देखोगे वहाँ माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। हवन कुंड को जलाने के लिए माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पर वैदिक सभ्यता के तहत अग्निहोत्र करके और हवन कुंड को जलाया जाता है। लकड़ी पर घर्षण करके अग्नि को जलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, मंत्रों उपचार के द्वारा मंत्र सिद्ध करके उसे और अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र के बाद उसे प्रज्वलित किया जाता है, हवन कुंड को प्रज्वलित किया जाता है। और हवन कुंड जब प्रज्वलित होता है तो उसके द्वारा हवन, यज्ञ, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपने देखा होगा, ये संस्कृति पुरानी संस्कृति है जो आज भी हमारे कर्म कांडों में, पूजा विधि कर्म कांडों में उपचार किया जाता है और वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद का जन्म वैदिक काल में ही हुआ था। इस प्रणाली में जड़ी बूटी, पंचकर्म चिकित्सा और प्राकृतिक उपचारों का विशेष महत्व था। इसमें चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक ने सर्जरी और औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर अंग्रेजी दवा काम ना करे वहाँ पर आयुर्वेद काम करता है। मैं किसी भी आयुर्वेद और इसकी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सभ्यता के अनुसार जहाँ पर ये नहीं, उस समय के लोग सर्जरी के बारे में नहीं जानते थे, उस समय भी लोगों को सर्जरी होती थी। चरक और सुश्रुत जैसे महान जो उपचारक थे, उन्होंने इस आयुर्वेद का खोज किया था और आयुर्वेद के खोज में इन्होंने औषधि और सर्जरी के भी क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज भी देखिए, आयुर्वेद की दवाओं पर लोगों का धीरे धीरे विश्वास हो रहा है और आयुर्वेद धीरे धीरे, क्योंकि हमारी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाएं हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं करती है। संस्कृत देवों की भाषा है और वैज्ञानिक संरचना, और संस्कृत जो वेदों की भाषा है, दुनिया की प्राचीन में भाषाओं में से एक है। यह गणना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। यानी संस्कृत की जो भाषा है ये आर्टिफिशियली और कोडिंग, इन सभी के लिए उपयुक्त माना जाता है। और संस्कृत को देव की भाषा कहा जाता है। संस्कृत देव भाष्य अस्ति। तो इसके बाद हम आते हैं 10वें पॉइंट पर, वैदिक सभ्यता आधुनिक युग प्रासंगिक, यानी वैदिक सभ्यता की आधुनिकता कितनी महत्वपूर्ण थी। तो वैदिक काल में ज्ञान केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, यानी वैदिक काल के अंदर जो ज्ञान था वो पास्ट का विषय नहीं था, वो आज भी जिंदा है और आज भी हम अपनी वैदिक संस्कृति को जीते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा होगा, आज योग कहाँ से आया? हमारे वेदों से आया। ध्यान कहाँ से आया? वेदों से आया। मंत्र चिकित्सा कहाँ से आया? वेदों से आया। ठीक है। इसके साथ साथ आयुर्वेद दर्शन कहाँ से आया? वेदों से आया। इसके साथ साथ आज भी हमारे जीवन को ये सभी प्रणाली जीवन को प्रेरित करती है और सीखने के लिए बाध्य करती है कि आप भी सीखें, और समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करती है। अब वैदिक सभ्यता हमारे जीवन के अंदर प्राचीन काल का खंड नहीं है,
यानी वैदिक सभ्यता जो हमने पढ़ा है, सीखा है, वो वैदिक सभ्यता केवल प्राचीन का हिस्सा नहीं है, आज आधुनिक युग में भी हमारे जीवन में भविष्य को संवारने का काम करती है। तो वैदिक सभ्यता केवल हमारे अतीत और जीवन के पास्ट का हिस्सा नहीं है, आज हमारे वैदिक सभ्यता की जो प्रणाली है और पद्धति जो है हमारे जीवन में रग रग में बसी हुई है और हम उसको जीते हैं, हम सभी लोग जीते हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जो इसमें हमने बहुत शॉर्ट करके समझाने का प्रयास किया है। वैदिक सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस समय वैदिक युगों में कई महत्वपूर्ण चीज़ों का खोज हुआ और कई महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लोगों को दी गई, जो आज भी जीवित है। वैदिक सभ्यता किसी भी धर्म के प्रति नफरत फैलाने की कभी कार्य नहीं करता है। वैदिक सभ्यता हमेशा कहता है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम प्रत्येन रक्षते। इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता जो है हमारी संस्कृति को उजागर करता है और हमारी संस्कृति के अंदर हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है। और वैदिक सभ्यता हमें सिखाता है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। तो इस पाठ के अंदर, इस वैदिक सभ्यता के अंदर जो 10 अद्भुत बातें थी वो आपके पास हमने पहुंचाया। एक छोटी सी हमारी कोशिश है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस तथ्य को जान पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।